सुप्रभात बच्चों। इससे पहले कि आपकी पढ़ाई शुरू हो, आप अपना अटेंडेंस बना लें। आज मैं आपको विषय वस्तु की पढ़ाई नहीं कराने जा रहा हूँ, व्याकरण की पढ़ाई कराने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आपको आज मैं कुछ व्यावहारिक शिक्षा के संदर्भ में बतलाने जा रहा हूँ। क्योंकि व्यावहारिक शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा होती है। व्यावहारिक शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य के जीने का ढंग, पढ़ने लिखने का ढंग, हर तरह का चीज उसके अंतर्गत आ जाता है। आज की इस नई पढ़ाई में व्यावहारिक शिक्षा को तो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। यद्यपि पहले की जो पढ़ाई हुआ करती थी, पहले गुरुजी बच्चे को प्रायः व्यावहारिक शिक्षा से अवगत कराते रहते थे, और यही कारण था कि पहले के बच्चे बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहते थे, गुरुजी का बहुत ज़्यादा आज्ञा का पालन करते थे, आदेश मानते थे। घर परिवार में सबका आदर सत्कार करता था पहले का बच्चा, और पढ़ने में भी ठीक हुआ करता था। तुम सोचोगे, देख लेना, तुम अपने इर्द गिर्द में, तुम अपने गांव समाज में, जो बच्चा पढ़ने में काफ़ी तेज होगा वो अनुशासित होगा। जो उदंड बच्चा होगा वो पढ़ने में भी तेज नहीं होगा। तो कहने की तो बहुत बात है। आज मैं आपको व्यावहारिक शिक्षा के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि ये व्यावहारिक शिक्षा क्या होता है, और व्यावहारिक शिक्षा के अंतर्गत व्यावहारिक शिक्षा का क्षेत्र जो है ना, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। उतना नहीं, मैं जिस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, मैं व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से उसी विषय वस्तु पर आना चाहता हूँ कि यह विषय वस्तु से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा है। अब आप जानते ही हैं कि अभी आपकी हिंदी की पढ़ाई हो रही है, तो विषय वस्तु भी तो आपका हिंदी ही होगा। हमको अन्य विषय से क्या मतलब है, अन्य विषय आपका सही रहे या गलत रहे, है ना, उससे हमको उतना मतलब नहीं है। मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा चिंता न रहेगी कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सभी टीचरों को यही होती है, ख्वाहिश होती है कि मेरे अपने विषय में बच्चे मेरे मजबूत हो जाएं, है ना। तो अगर सब टीचर की जो ख्वाहिश होती है, सभी को आप सही मामले में अगर आप सभी टीचर का प्रतिष्ठा करते हैं और सभी विषय को आप स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, तो आप सब विषय में मजबूत हो गए, तेज हो गए। तो हम आपको यहाँ हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि हिंदी के बारे में मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हिंदी एक सरस विषय है, बहुत सा रस है इसमें, लेकिन कठिन विषय भी है। आप नहीं समझते हैं इस बात को, आप तो समझते हैं कि हिंदी के ऐसा सरल विषय कोई है ही नहीं, क्योंकि हिंदी हम बोल ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, और प्रश्न का उत्तर लिख ही लेते हैं। तो क्या आपको हिंदी आ गया? 5 पंक्ति लिखते हैं, 10 अशुद्धियां लिखते हैं, क्या यही हिंदी है? ये इंग्लिश से भारी विषय है। इंग्लिश बहुत हल्का विषय है। इसका हम ज्वलंत उदाहरण बताते हैं। इंग्लिश का निर्माण 26 लेटरों से हुआ है। 26 लेटर के इर्द गिर्द ही 26 लेटर से बना हुआ दायरा ही इंग्लिश है, और हिंदी में 47 लेटर हैं, 47 वर्ण। बतलाइए, बहुत ज़्यादा है कि नहीं? और उस 47 वर्ण के इर्द गिर्द हमें रहना पड़ता है, तब हमारा हिंदी
मजबूत होता है। किसी व्यक्ति के पास 26 कट्ठे का टुकड़ा है, खेती है, तो जो खेती करेगा 26 कट्ठा का ना देखभाल करेगा, क्योंकि उसके पास 26 कट्ठा का खेत है। 26 कट्ठा के अंतर्गत वो व्यक्ति गया, अपना एक राउंड घूम घाम करके चला। जिसको 47 कट्ठा में खेत है, 47 कट्ठा में उसकी उपज हो रही है, फसल लगाए हुए है, तो उसको तो ज़्यादा समय लगेगा ना उस पूरे 47 कट्ठा का सर्वेक्षण करने में। ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा पूंजी लगेगा, ज़्यादा जन लगेगा, ज़्यादा बीज लगेगा, ज़्यादा खाद लगेगा, तो फिर ज़्यादा अन्न भी तो होगा। तो यही है मोटा मोटी, है ना। इंसान के लिए इशारा काफी होता है। मैं आपको बता दिया, इशारा दे दिया। अब आप यही समझिए कि हिंदी जितना आप समझ रहे हैं कि सरल भाषा है, सरल भाषा नहीं है, वो कठिन भाषा है। और उसको जब आप निरंतर पढ़ते रहिएगा तो उससे आपको रस की प्राप्ति होगी, रस आपको मिलता रहेगा। हिंदी को हम कैसे सुधारें? तो हिंदी के सबसे पहले आप बोलिए, बोलने में हमेशा सतर्क रहिए कि बोली माने हम जो बोल रहे हैं शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध। प्रयास कीजिए हम शुद्ध बोलें, प्रयास कीजिए हम शुद्ध लिखें, और प्रयास कीजिए कि हम शुद्ध पढ़ें। प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है कि नहीं। अब अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द की बात करते हैं। देखो हिंदी कितना कठिन है और इंग्लिश कितना आसान है। 100 दीर्घ ई कार, जबकि अंग्रेजी में आप पढ़े हैं कि डबल ई से दीर्घ ई कार होता है, के से क होता है, ए लगा दो तो का हो गया आकारांत, आई लगा दो तो हर्ष ई कार हो गया, और डबल ई लगा दो तो दीर्घ ई कार हो गया। लेकिन आप अंग्रेजी में लिखते हो SITA सीता। अंग्रेजी के टीचर उसे भी सही कर देते हैं, है कि नहीं। कितने बच्चे लिखते हैं SEETA सीता, जबकि दीर्घिकार में डबल ई होता है। तो इंग्लिश में ये चलता है, लेकिन हिंदी में नहीं चल सकता, समझे कि नहीं। हिंदी में एक सीता का बहुत अर्थ होता है। हर्षिकार सीता का अलग अर्थ, दीर्घिकार सीता का अलग अर्थ। हर्षिकार सीता माने चीनी होता है जानवर, और सदीर्घिकार सीता माने होता है राम की पत्नी, और सदीर्घिकार सीता का एक अर्थ होता है कपड़ा सीना। हिंदी में गुंजाइश नहीं है कि हर्षिकार को दीर्घिकार लिख दो तो इंग्लिश की तरह सही हो गया। AU से को भी लिख देते हैं, के डबल से लिख देते हैं, दोनों स्थिति में सही हो जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसी बात नहीं है। हर्षुकार का दूसरा अर्थ हो जाता है, दीर्घिकार का दूसरा अर्थ हो जाता है, समझ गया कि नहीं। धर्षिकार, अवधि का मतलब होता है समय, अवधि माने समय। हर्षिकार वाला या ही दीर्घिकार जब होगा
लीजिए कितना अंतर है। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। उर्दू में नुक्ता जहाँ पे पढ़ना चाहिए वहाँ पर अगर आप नुक्ता नहीं देते हैं, है ना, तो खुदा के जगह पर नुक्ता अगर दूसरी जगह पर आगे पड़ गया तो खुदा नहीं पढ़ करके उसको आप जुदा पढ़िएगा तो खुदे जुदे हो गए। अंग्रेजी नहीं है ये हिंदी का शब्द है और हिंदी के शब्द में हर्षिकार दीर्घिकार की अपनी एक खास अहमियत होती है ना। और यही कारण है कि हिंदी के बच्चों को प्रायः ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है। आप ज़्यादा अशुद्धि न करें, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कुल का हर्षुकार कुल है वो पदुर्गुकार कुल। कुल माने वंश, कुल माने किनारा। ऊंचे कुल में जन्म लिया कर में ऊंच न हो। सुविरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण है। कुल माने होता है वंश। है वो कुल, वो कुल माने क्या होता है? किनारा। तो बतलाइए जहाँ किनारा की बात होगी वहाँ पर आप वंश लिख दीजिएगा, सही होगा। अली और ला दीर्घिकार अली। अली माने सखी, आली माने भौरा। एक अली माने भौरा होता है लाहौर शिकार, और लाहौर शिकार अली माने भौरा, और ला दीर्घिकार अली माने सखी। देख रहे हैं ना, बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो जिन ढूंढा तीन पारियां गहरी पानी पैठ। आप पहले साहित्य को, हिंदी को जानने का कोशिश कीजिएगा, तब ना आपको उसमें से मिलेगा। समुद्र में जब गोताखोर गोता लगाता है, एक ही बार में उसे मूंगा और मोती हाथ में नहीं आ जाता। गोता लगाया, नीचे से माल लेके आया, देखा कि जाओ ये तो खाली घोंघा सितुआ बालू है। क्या वो निराश हो जाता है? नहीं, पुनः वह गोता मार लगाता है। एवं प्रकार से एक ऐसा भी समय आता है कि उसके हाथ में मूंगा और मोती आता है। आप चाहते हो कि प्रथम प्रयास में ही हमें सब चीज़ मिल जाए, कतई संभव नहीं है। कुछ जोग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पर आप आगे बढ़िए। मेहनत नहीं कीजिएगा कोई सफलता नहीं मिलेगी। समझ गए? हिंदी होता है, उसमें हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार ध्रुवकार पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर अगर ध्यान दे दिए तो फिर हिंदी आपके लिए बिल्कुल सरल और सरस विषय बन जाएगा। ठीक है? तो संभवतः मंडे से मैं आपको सिलेबस के अगले कड़ी में प्रवेश करूंगा। 5 चैप्टर तो आपका
पिछले सिलेबस के अनुसार हो गया था। अब फिर अगला 5 चैप्टर की पढ़ाई शुरू होगी। इसकी शुरुआत मंडे से होगी, ठीक है। मंडे से इसकी शुरुआत होगी और मंडे को आप छठा पाठ को पढ़ के आइएगा। विशेष पुनः मिलने पर